आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भायंदर महानगर पालिका में 2002 से 2017 तक नगर सेवक के रूप में सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद हंसकुमार पांडे ने अब 145 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। अपने लंबे अनुभव और जनसेवा के कार्यों के आधार पर इस बार जनता के आशीर्वाद से चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। श्री बालाजी मैरिज हॉल भाईंदर पश्चिम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंसकुमार पांडे ने अपने चुनावी अभियान की घोषणा की। उन्हें जनता से भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे उनके चुनावी अभियान को और भी मजबूती मिल रही है। आइए सुनते हैं 145 विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार हंसकुमार पांडे से पूरी जानकारी। इतने सारे पत्रकार एक साथ में मुझे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पुराने परिचित के हैं और कुछ लोग नए भी हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 2002 से 2017 तक नगर सेवक रह चुका हूं और अब की बार मैंने जनता के आशीर्वाद से 145 विधानसभा में इलेक्शन लड़ने की ठानी। जनता का मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिला और मेरा साथ दिया उन्होंने। मैं एक स्वच्छ छवि वाला इंसान हूं। मेरे ऊपर आज तक कहीं भी एक रुपये का भी करप्शन का दाग नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से आप लोग भी जनता से अपील करिए कि ऐसे स्वच्छ छवि वाले इंसान को अब की बार जिता के लाइए। मेरी दृष्टि काम करने की है। मैं दूर तक सोचता हूं और मैं एक इरादा लेके आया हूं कि मैं अच्छा काम करूंगा। मैं वादे नहीं करता हूं, मैं इरादा लेके आया हूं और ये बात सही है कि मैं काम करता हूं और काम करूंगा। मुझे अपने आप पे विश्वास है और जनता को मुझ पर विश्वास है और उम्मीद भी है मुझे 110% की मैं ही जीत के आऊंगा। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं विकास के मुद्दे पर लड़ रहा हूं कि जो भी पिछले 20 साल से जितने आमदार थे उनका शहर में काम देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इन्हें विकास क्या है ये इनको बताना बहुत जरूरी है। शहर में हॉस्पिटल्स की समस्या है, बच्चों के प्लेग्राउंड की समस्या है, पानी की समस्या है, रास्तों की समस्या है। उत्तम में जिसको हमने पर्यटन क्षेत्र बनाया है वहां एक डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहां पर पॉपुलेशन नहीं रहे। आज उत्तम के लोग इतने त्रस्त है, एक पर्यटन क्षेत्र हमने बनाया, उसको हमने डिक्लेयर किया है कि गोवा मिनी गोवा है ये और वाकई में खूबसूरत जगह है, लेकिन उसको डंपिंग ग्राउंड बना के उसका पूरा सत्यानाश किया है। इस मुद्दे पे आज तक किसी ने भी विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। मेरा ऐसा मानना है कि मुझे एक बार विधानसभा भेज के देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डंपिंग ग्राउंड कहीं एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहां पर पॉपुलेशन नहीं हो। और दूसरी बात, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं जो आज उनको एफएसआई नहीं बढ़ा के देने की वजह से और रीडेवलपमेंट में नहीं जाती है, उनका क्या दोष है मुझे बताइए। 50-50 साल से ये बिल्डिंग में यहाँ लोग रहते हैं, गरीब लोगों ने ये बस्ती बसाया है, लेकिन उनको एफएसआई बढ़ाकर नहीं मिल रहा है। तो सरकार का कोई नियोजन तो होगा ही जो ये आमदार लोग नहीं पूरा कर सके। अभी खारी गांव की बात करता हूं मैं। खारी गांव में एक लता बिल्डिंग थी, पिछले 15 साल पहले वो गिर चुकी थी। सरकार के नियम में नहीं बैठता है कि उसको रीडेवलपमेंट कर सके, कि उनको एफएसआई नहीं मिल रही है और यहाँ के आमदारों ने कोशिश भी नहीं की। आमदारों ने कोशिश भी नहीं की। अगर ये प्रोविजन करते थे उनके लिए तो इनको 4-4.5 का एफएसआई मिलता था तो कोई रीडेवलपमेंट में लोग जाते, यहाँ वो सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी जाते थे।
आज वो 15 साल हो गए, वो लोग त्रस्त है। इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा उठता है और बार बार कहा जाता है कि घर दो, घर दो, घर दो। अरे तुमने कोई प्रोविजन रखा है उनको घर देने का? तो ये बताइए, सरकार से कुछ मांग किया है कि झुग्गी जर्जर दुनिया भर के नियम कानून दिखाते। मेरे ख्याल से 40 साल के ऊपर की जो भी बिल्डिंगें हैं उनको कोई कायदा कानून नहीं लागू होना चाहिए। ये सब ग्राम पंचायत के टाइम की बिल्डिंग है, तो उनको वन विंडो वन सेवा करके उन्होंने इसका प्रस्ताव पास करना चाहिए। और ये काम मैं करा के दूंगा यहाँ के छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। जीतने के बाद किसको प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, किस काम के ऊपर? मैंने जितने मुद्दे बताया, सूर्या डैम का पानी 10 साल से आता है, आ ही रहा है, आज तक आया नहीं है। सभी कहते हैं कि पानी आएगा आएगा, 218 MLD पानी आएगा। मुझे ये बताइए, शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है? शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को बताएगा? इतने पत्रकार लोग बैठे है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति सही है? ना रोड का ठिकाना है, ना बेड का ठिकाना है, ना पानी का ठिकाना है। शहर में 40-40, 50-50 माले की बिल्डिंगें बनती जा रही है। क्या यही शहर का विकास है? ये शहर का विकास है कि डेवलपरों का विकास है? मुझे ये बताइए कि आमदारों का विकास है? शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक शहर को डेवलप करने का कोई मकसद ही नहीं है। तो एक दिन अभी बीसी में कमिश्नर साहब ने एक ये निकाला कि मैं 4 माले वाली बिल्डिंग को ही पानी दूंगा, नया प्लान पास करूंगा 4 माले तक। 40 माले की बिल्डिंग पे टाउन प्लानिंग में पास होता है, कमिश्नर साहब ही उसका साइन करते और बोलेंगे 4 माले वाली बिल्डिंग में। अरे इतने नए नए बिल्डिंग बनाए हैं तो उनको पानी नहीं दे रहे हो, जूनी बिल्डिंग का पानी लेके उधर देते हो। अब आपको पानी के बारे में बात बताता हूँ। हमारे पास 195 MLD पानी आता है, सही बात है। उसमें अगर 10% भी लीकेज पकड़ते हम लोग तो 17.5 MLD पानी आता है, 175 MLD पानी आता है, बरोबर है। हमारी शहर की पॉपुलेशन सेंसस क्या दिखाती है? 12 लाख। हमारी फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन में अगर 3 लाख हम पकड़े तो 15 लाख होता है। एक आदमी के ऊपर 100 लीटर भी पानी दे तो 17.5 लाख लोग पानी पीना चाहिए। जो हमारी 12 लाख लोगों को भी पानी नहीं मिलता है, उसका कारण क्या है? कि पानी बिकता है कहीं और, नई बिल्डिंग में पानी ट्रांसपोर्ट होता है। जब आपके पास प्रोविजन ही नहीं था पानी का तो नई बिल्डिंग के परमिशन क्यों दिए? क्या जरूरत है आपको नई नई बिल्डिंग बनाने की? जूने लोगों को प्यासे रख के नए लोगों के लिए पानी बेचते हो और वो भी टैंकर माफिया के थ्रू बेचते हो, तो गलत बात है ना। शहर का विकास करना है तो मेरे ख्याल से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना बहुत जरूरी है। हमने कोविड में भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, शहर में एक अच्छा कॉलेज बनाने की, गर्ल्स कॉलेज बनाने का किसी ने नहीं सोचा। बच्चे लोग यहाँ से पढ़ने के लिए नायगांव, उत्तन, सफाला यहाँ तक जाते हैं। हॉस्पिटल्स में कोई भी चीज का नियोजन सही ढंग से नहीं है, मैटरनिटी की नियोजन नहीं है। आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भी आप चले जाओ, लड़कियां सीजरिंग करना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कराना पड़ता है। और आप जानते हो मीरा भाईंदर के शहर में इसमें गरीब तबके के लोग बहुत ज्यादा है, अपना मजबूरी में सीजरिंग का ऑपरेशन करने प्राइवेट में जाते, और डॉक्टर्स कितने काटते हैं ये आप सभी जानते हैं। पत्रकारों के पास भी कई लोगों का, बेचारों का फोन आता होगा जी साहब हमारा थोड़ा पैसा कम करवा दीजिए। हम लोगों के पास भी आता है, हम क्या कर सकते हैं? 10,000, 5,000, 15,000 उनका कम कर सकते हैं, लेकिन वो पहले 40%, 50% बढ़ा के देते, खुशी खुशी हमारी बात मान लेते। तो इसके लिए शहर में अच्छे अस्पताल की जरूरत है, अच्छे प्रोविजन होने चाहिए, अच्छे प्लेग्राउंड होना चाहिए, शहर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, तब जाके शहर सुधरेगा। और उसके लिए एक स्वच्छ छवि वाला इंसान आपको चुन के लाने की जरूरत है, जो दूसरे आमदारों के ऐसा काम नहीं करे, वैसे इंसान को चुन के लाने की आपको जरूरत है। युवाओं के लिए आपका क्या विजन है सर? युवाओं के लिए क्या विजन है आपका? देखिए, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरियां कहाँ से कहाँ की मिलती है? कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में
उन लोगों को 2-2 लाख रुपए ऐसे मांगते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग और उनको नौकरी दिया जाता है। वो भी लोग कहाँ के रहते हैं, सफाला के। यहाँ के लोगों को रखते हैं काम पे तो कचरे की गाड़ी पर। नगर पालिका में अगर कोई काम करता है तो 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल वो परमानेंट नहीं होता है। क्या कारण है उसका? यहाँ के लोगों ने कुछ गलती किया है क्या? ये बेचारे इनकी भूमि है और ये भूमि ने सभी को बहुत आगे बढ़ाया। मैंने कोविड में भी सरकार से मांग किया था कि कम से कम सरकार ने एक ऐलान करना चाहिए कि भाई जो बच्चे लोग पढ़ते हैं तो उनको 4 महीने की फीस कम से कम कोविड में माफ होनी चाहिए थी, जो सरकार ने भी नहीं किया, ना ही यहाँ के आमदारों ने किया, क्योंकि इनके पास सबके बड़े बड़े स्कूल्स हैं। मैं ये सब बोलता हूं तो मेरे विरोधी बहुत बन जाएंगे, स्कूल वाले विरोधी बन जाएंगे मेरे, बात सही है। पांडे जी 145 जो है गुजराती, मारवाड़ी और उत्तर भारतीय देश मतदाता है। यहाँ पे जब जब चुनाव आता है उत्तर भारतीयों को लॉलीपॉप दिया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि कोई भी नेता फेरी वाले को नहीं चाहता, लेकिन बिना फेरी वाले के किसी की राजनीति भी नहीं चलती, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, उत्तर भारतीय गरीब लोग बहुत है जो फेरी वाले हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि बिगर फेरी वाले के आपका घर चलेगा क्या? जवाब दीजिए ना। अगर सब्जी हमको नहीं मिलेगी, हमको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, हमको दूध नहीं मिलेंगे, तो आपका घर चलेगा? पत्रकार महोदय जवाब दीजिए, आपका घर चलेगा क्या? तो फेरी वाले के लिए गाइडलाइन करना जरूरी है कि भाई बीच रास्ते पे ना बैठे, एक गाइडलाइन बनाया जाए। इतने हम तो दावा करते हमने इतने ये बनाए, क्या मार्केट्स बनाए, हमने इतने मार्केट्स बनाए। चाहे मार्केट्स में हमने एक 2000 मेरे ख्याल से 3-4 में या 5 में हमने नगर पालिका को एक लेटर दिया था। जब तो कोई प्रोविजन ही नहीं था मार्केट का, तभी नगर सेवक के माध्यम से हमने दिया था कि जितनी भी बड़े बड़े गटर से हमने स्लैब जो डलवाया था, किरण नगर नाला, चिंतामणि नाला, उसके ऊपर एक मार्किंग किया था और रेलवे के समांतर जो लाइन है उस पर एक डिमार्केशन किया था। भाई 4x5 का ये भाजी वाले लोग को यहाँ मार्किंग करके दो, उनके ऊपर टैक्स लगाओ और उनको एक परमानेंट जगह दे दो, ताकि ये बेचारे गरीब जब यहाँ से जाए भी गांव अपने छोड़ के तो कुछ ना कुछ अपने घर पर ले जाए। आज नगर पालिका में ऐसी स्थिति कर दिया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो यहाँ के आमदार है उनके ही कॉन्ट्रैक्टर। शहर में कितने बाजी मार्केट बने, वो बाजी मार्केट दिया उनको अलॉट किया है क्या? किसी को अलॉट नहीं किया। इनके कॉन्ट्रैक्टर उनको बिठा के उनसे पैसा वसूल करते। आप मेरे को बताओ कि अगर 90 रुपया पर डे का अगर लेंगे तो महीने का कितना हो गया? 9 तारीख 2700 रुपया हो गया। साल का कितना हो गया? कम से कम 20,000 रुपया तक होता है, 18,000। ये 18,000 के बदले उनको एक जगह दे दो ना। 18,000 बोलो, साल का टैक्स लगाओ उसके ऊपर, लेकिन उनको एक जगह परमानेंट दे दो ताकि वो बेचारे अपना धंधा करे। और बाहर जो बैठते हैं उनको फिर आप अपनी गाइडलाइन में बिठाइए।